क्या ऑप्शन क्या है, वैसे क्या हो सकता है? वो जिन्होंने माहौल गर्म किया है वही ठंडा करेंगे। और उसमें क्योंकि हमारा तो काम है उसको रिपोर्ट करना, हक़ाइक़ को सामने लेकर आना, अपना एनालिसिस करना और जो ऑप्शन है उनको सामने रखना। जब भी कोई गैर कानूनी हो रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर बात करना। जब भी कोई ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके बारे में ज़रूर बात करना। कभी किसी को हमारी बातें पसंद आती हैं और कभी नहीं आती हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तो इसमें सिंपली सबके पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं। इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया वो उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन मेरी दानिश में वो हमेशा एक पॉलिसी पे चलते हैं कि चीज़ों को आखिरी वक्त तक ले जाते हैं। जब चीज़ें आखिरी वक्त तक जाती हैं तो आखिरी आदमी तक जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो वही वाली पॉलिसी मुझे दोबारा लग रही है। उन्होंने जानबूझकर जुमे तक का वक्त दिया था ताकि ये सारे लोग एक्सपोज हों। नंबर एक तो ये एक्सपोज हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज 13 जमातें इमरान खान को चैलेंज कर रही थी कि आप असम्बलियाँ तहलील करें और मैदान में आए, हम आपका मुकाबला इलेक्शन में करना चाहते हैं। ये सब कह रहे थे और बार बार कह रहे थे। तो इमरान खान साहब ने इनको एक्सपोज किया कि मैं जब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करूंगा तो ये भाग जाएंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसने दिखाया कि जिस तरह तहरीक अदम एतमाद, फिर एतमाद का वोट, फिर बाकी चीज़ें हुई, इन सारी चीज़ों ने ये साबित किया कि ये लोग इलेक्शन से वाकई भाग रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग एक्सपोज हो गए हैं, कुछ पसे पर्दा लोग एक्सपोज होने वाले हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन होगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है और जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। आप बंद बांध सकते हैं आवाम के सामने, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अब सबके पास अपने अपने ऑप्शन हैं, सारे अपने अपने ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि फौज को बुलाने का सोच रही है हुकूमत, वो किस तरह बुला सकती है और क्या फौज आएगी आवाम के सामने? पहले तो हमने देखा है कि एक बार टैंक निकले हैं लाहौर में बाहर। 18वीं तरमीम के बाद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत का काम है, और वो टैंक नहीं थे, वो बख्तरबंद गाड़ियाँ थी और टैंक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कैंट में निकाले थे। वो गैर ज़रूरी था, वो भी नहीं आने चाहिए थे मेरे ख्याल में। वो गैर ज़रूरी था, लोग अपने ही हैं, अपने ही इदारे हैं, तो ऐसे तो ये गैर ज़रूरी, मुझे ऐसा लगा गैर ज़रूरी है। अब उसमें इस वक्त जो फौज बुलाने का इख्तियार है वो सूबाई हुकूमत के पास है। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत किसी सूबे में फौज को नहीं भिजवा सकती जब तक कि बैरूनी खतरा इस तरह का मौजूद ना हो कि बाहर से कोई हमलावर आ गए हैं या उस सूबे के ऊपर किसी और ने बाहर से हमला कर दिया। ऐसा तो कुछ है नहीं, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता इस वजह से। तो ये सिर्फ धमकियां और कुछ भी नहीं है। फौज को अगर बुलाना पड़ेगा तो वो सूबाई हुकूमत लिखेगी और आइन के मुताबिक फिर वो फौज को बुलाएगी और फौज अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करेगी उस वक्त। सर, DGSPR का एक बयान आया कि जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उसको सर, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये कहा कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका सर कुचल देंगे। फिर आपने ट्वीट किया कि जो पाकिस्तान के, ये मुझे कॉन्टेक्स्ट में लिया गया, पढ़ने में बड़ा अजीब लगा, तो मैंने कहा पाकिस्तान लिखना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने फिर पाकिस्तान लिख दिया। हाँ, उन्होंने मेरे ख्याल से तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में किया था, लेकिन लोग उसको पॉलिटिक्स के उसमें नहीं, मैंने तो उसको सिर्फ एक जगह लिखा हुआ पढ़ा ऐसे ही। मुझे नहीं पता था कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मैंने जैसे ही उसको देखा तो मुझे लगा यहाँ लफ्ज पाकिस्तान की कमी है, तो मैंने पाकिस्तान लिख दिया। सर, बेनज़ीर के खिलाफ भी गंदी तस्वीरें और इस तरह की पॉलिटिक्स की गई, लेकिन वो दोबारा वज़ीर आज़म बनी। फिर उसको एक ही रास्ता रह गया कि उसको ख़त्म किया जाए, उसको जान से मारा गया। तो खान साहब के खिलाफ भी सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, ऑडियोज भी आ चुके हैं। हरबे इस्तेमाल करने वाले वही पुराने लोग हैं। देखिए, वही पुरानी ताकतें हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट है और वही पुराने हरबे हैं, और उनके मोरे भी वही हैं, और जो उनके मोरे हैं वो वही लोग हैं और उसी तरह के लोग हैं। यानी यही नवाज शरीफ साहब भी पहले मोरा बन के काम कर रहे थे, आज नवाज शरीफ साहब के बच्चे और उनके भाई मोरा बन के काम कर रहे हैं। मियाँ साहब बदस्तूर एक बड़ा अच्छा मोरा, वो भी काम कर रहे हैं। काम भी गंदा है, करवाने वाली भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं। कल टारगेट कोई और हो रहा था, आज टारगेट कोई और हो रहा है। मेरे ख्याल में असली ऑडियोज हैं, जाली ऑडियोज हैं। कौम को शायद इससे अब इतना फर्क नहीं पड़ता। कौम को फर्क पड़ता है इस बात से कि मुल्क को लूटा किसने है। कौम को फर्क पड़ता है इस बात से कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, करप्शन किसने की है, किक पैक्स किसने लिए हैं, किसने अपनी फैमिली को नवाजा है। अगर किसी आदमी की निजी जिंदगी में आपको कोई चीज मिल जाती है, जैसे कि आपको आजम सवाती और उनकी एहलिया की वीडियो मिल गई, किसी ने उस वीडियो को फायदा उठाया और उनकी बेटी को भेज दिया ब्लैकमेल करने के लिए, तो ये इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ?
या उनकी जो वीडियो बनी उससे पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ? अगर कोई आदमी अपनी निजी जिंदगी में या अपने दीनी मामले के अंदर दुरुस्त है या गलत है, तो इसका फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास छोड़िए, वो जानता है कि कौन क्या है। अपने गिरबान में अगर हम लोग झांकें तो हम सबके अंदर कमियां कोताहियां मौजूद होती हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये ऑडियोज बहुत सारी तो ऐसी हैं जो देखते ही पता चल जाता है जाली है, बहुत सारी ऐसी हैं बहुत हकीकत के करीब भी लगती हैं। लेकिन इससे पहले जितनी भी वीडियोज आई, बड़ी अजीब गंदी गंदी वीडियोज आई, कुछ ऐसी हैं जो पब्लिक में गई और कुछ ऐसी हैं जो मैंने अपने मोबाइल से डिलीट की जब मुझे लोगों ने दी कि आप इन पे प्रोग्राम करें। मैंने आज तक किसी एक शख्सियत की निजी जिंदगी के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया। थोड़ा अर्सा पहले एक शख्स ने मुझे राब्ता किया और उसने एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में दावा किया कि उसके पास उनकी वीडियोस हैं और वो मुझे देना चाहता है। तो मैंने उसे कहा इसको डिलीट कर दें, आप उसका पर्दा रखें, अल्लाह ताला आपका पर्दा रखेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें वो करप्शन कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, मेरे मुल्क को लूट रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, तो वो मुझे आप दें, मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मैं चलाऊं। लेकिन अगर निजी नौयत की है, उसकी अपनी जिंदगी की है, तो वो आप फिर मुझे ना दें। मैंने कभी भी, यानी मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सियासी मुखालफत हो सकती है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से मुख्तलिफ हो सकता है, उनकी ऑडियो वीडियोस के ऊपर मैंने कभी किसी किस्म का एक लफ्ज नहीं बोला। हाँ, जहां भी उनकी ऑडियो वीडियो पॉलिसी बना रही थी, साजिश कर रही थी, करप्शन कर रही थी, वहां मैंने रुला डाला, आइंदा भी डालूंगा। तो ये किसी की भी, चाहे इमरान खान की है या किसी की भी है, निजी जिंदगी का उसकी सियासत से या मुल्क को लूटने से या मुल्क को चलाने से ताल्लुक, मेरे ख्याल में कौम को यह समझ जाना चाहिए कि वो उसकी निजी जिंदगी, अगर फर्ज कर लें कि वो अगर ठीक भी है वीडियोस या ऑडियोस, तो फिर भी ये उसका माजी और उसकी निजी जिंदगी हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि वो आदमी आपके मुल्क को लूट रहा है या नहीं लूट रहा। अगर उसके दौर में आपका मुल्क 2 साल तक 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, या उसके दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे जो आपको लगता है कि अब नहीं हो रहे, तो आप उसको वहां पे रख के तोलेंगे, ना कि आप ये देखेंगे कि इस आदमी का माजी में कोई ऑडियो निकल आई या कोई वीडियो निकल आई है, उसकी निजी जिंदगी के अंदर घुसेंगे या उसकी शादी कामयाब हो रही है नहीं हो रही। मेरे ख्याल में ये बहुत घटिया और छोटी चीजें, और बोने लोग ऐसी चीजें करते हैं जब कुछ भी ना मिले और कुछ ना कर सके तो फिर इस तरफ आते हैं। ये पहले भी करते रहे, अब भी करते रहे, ना पहले कभी फर्क पड़ा है तो ना अब पड़ेगा। सर, आजम स्वाति की आपने बात की, उनकी जमानत की दरख्वास्त आज मुस्तरद हो गई है। हम ये सोच रहे थे कि शायद नई जो कमांड आई है उसके बाद इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी। आप क्या नए जज साहब आए, देखें जो जज साहब जिन्होंने फैसला तहरीर किया हुआ था, नए चीफ साहब भी उन्होंने फैसला तहरीर किया हुआ था और उनको फैसला सुनाना था, और फैसला सुनाने से पहले वो वहां से चले गए, जज साहब को हटा दिया गया। नए जज साहब आए, फिर ताखीर होती रही और अब फैसला आया कि उनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जजेस ने किसी कानून का सहारा लिया होगा, लेकिन बात यह है कि 75 साल के सेनेटर के खिलाफ कानून इस तरह अमल कर रहा है, और हमारे सामने यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग फिर रहे हैं जिन्होंने कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। यानी इस मुल्क की कोई अदालत ये पूछेगी कि उसको नंगा किसने किया था? उसके ट्वीट पे पूरा कानून हरकत में आ रहा है, उसको नंगा करने पे कानून क्यों हरकत में नहीं आ रहा? उसका एक जुमला बोलने के ऊपर कानून सख्तियां कर रहा है, लेकिन वही कानून उसकी बेटी को, उसकी और उसकी बीवी की वीडियो बनाने पर खामोश है। उसका भी तो गिला है ना, उसका भी शिकवा है। कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। आजम स्वाति के मामले में वही अदालत उसी दिन ये कहती है कि सिंध और बलूचिस्तान का मामला है तो उसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, और वफाकी बुजरा के मामले में वही अदालत उसी दिन ऑर्डर देती है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऑर्डर देते हुए कहती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। लोग साहब अंधे नहीं है और लोग बेवकूफ भी नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा इससे। सर, परवेज लाई ने बयान दिया कि बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को फायदा दिया, मोहसिन है, जबकि फैज उनीस साहब ने इमरान खान को नुकसान दिया। अब दोनों शख्सियात रिटायर हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि फैज हमीद और बाजवा साहब एक ही पेज पर थे? देखिए, मुझे रात को एक स्टोरी पता चली और मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ। मुबैना तौर पे मुझे ये पता चला है कि हुसैन हक्कानी से जो मुलाकात हुई थी यूएई में, वो जनरल बाजवा अकेले नहीं थे, जनरल फैज भी थे, और इमरान खान साहब इन चीज़ों से लाइलम रहे थे। और फैज साहब उसमें DGISI थे। हाँ, उसके बाद फिर वो सौदे से हट गए थे। ये गालिबन सितंबर में मुझे पता चला कि ये मुलाकात हुई थी, मुबैना तौर पे भी। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जिसने मुझे बताया उसने कहा उसका सोर्स बहुत पक्का है।
लेकिन ये तो जरूर हुआ है कि एक डील हुई है जिसकी पेमेंट इमरान खान के जाने के बाद भी होती रही है अमेरिकन लॉबिंग फर्म के साथ। वही जो ट्वीट भी आजकल गर्दिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, वकास, जी जी। उसने बड़ी डिटेल के अंदर उसके ऊपर लिखा है। मेरी वकास से भी बात हुई है, मेरी दुरानी साहब से भी बात हुई है जिनके सिग्नेचर थे, उन्होंने मेरी सारी बात बताई कि सिग्नेचर हुए कैसे हैं। इसकी अगर एक इंक्वायरी हो जाए ना सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी जगह पे, और सारा पता करवाया जाए कि ये सिग्नेचर किसने करवाए, कैसे करवाए, किस तरह उस फर्म को हायर किया गया, और कंसल्टेंसी जो है वो हुसैन हक्कानी के पास थी, फिर वो कंसल्टेंसी में क्या करते रहे, किस तरीके से लॉबिंग की गई और लॉबिंग का नुकसान किसको हुआ और फायदा किसको हुआ, इसकी अगर एक इंक्वायरी करवाई जाए तो पब्लिक मनी को इस्तेमाल किया गया है मुबैना तौर पे किसी के जाती फायदे और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। खान साहब को हुआ, नुकसान इमरान खान का हुआ। एक्चुअली इमरान खान साहब से गलती हुई। अमेरिकन जब आया था ना, बल्कि उस वक्त हमें तो कहते हैं इमरान खान बहुत बहादुर है, उसने बड़ा काम किया, लेकिन इमरान खान से गलती ये हुई कि अमेरिकन सीआईए चीफ जब आया था तो उसने इमरान खान से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान को कहा गया कि आप तो वजीर आजम है तो इनके सदर को आपसे मिलना चाहिए। तो आपको पता है इमरान खान साहब को ऐसी बात करे तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं मिलता, अपने जो है वो हम मनसब से मिलने आप। तो वहां वो बात इमरान खान साहब को पता नहीं चली। अगर अमेरिकन सीआईए चीफ इमरान खान से वो मुलाकात कर लेते तो मेरे ख्याल में वो चीजें जो बाद में डोनाल्ड लू के दिमाग में बिठाई गई वो इमरान खान को पहले पता चल जाती और वो वहीं पे क्लियर करते कि भाई ये इस तरह नहीं है, हमारी मुल्की पॉलिसी है, मैं अकेला नहीं कर रहा, तो बड़ी हद तक क्लियरिटी आ जाती है। लेकिन वो क्योंकि इमरान खान साहब मिले नहीं और एक गैप था, उस गैप का फायदा उठाया गया और इस तरह की लॉबिंग की गई कि इमरान खान अमेरिका के अगेंस्ट और रशियन कैंप में जा रहा है और बाकी पूरा मुल्क ये नहीं चाहता। और फिर बाद में सर अहमद मीर साहब और बाकी साथियों ने ये जो फर्म हायर करने की खबर थी ये ऐसे शो कराया जैसे ये इमरान खान ने हायर की और कौमी, और उसके बाद मतलब अमेरिका ने जब इंटरफेरेंस कर दी, इमरान खान को हटा दिया, तो उसके बाद शायद ये हायर की, हालांकि ये जब वो हुकूमत में थे उस वक्त हायर की गई। इमरान खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त ये हायर हुई थी और इसकी वजह ये बताई गई थी, इमरान खान को तो अव्वल पता ही नहीं था कि ये हायर हुई है और पेमेंट की गई है। उस वक्त सारे एक पेज पर हुआ करते थे और माहौल बना हुआ था फॉल ऑफ अफगानिस्तान वाला, काबुल वाला फॉल ऑफ काबुल हो रहा था। तो उसमें यह कहा गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को रिवाइव होना चाहिए। तो उसमें इफ्तिखार दुरानी साहब से रब्ता किया गया और रब्ता करने वाला आदमी जो है वो जान पहचान वाला था और उन्होंने साइन कर दिया कि सब एक पेज पे चल रहा है काम, तो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन बाद में जब हुसैन हक्कानी बीच में आया और बकौल शीरी मदारी साहिबा के एक मीटिंग के अंदर जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी का नाम लिया जिसपे सबने मुखालफत की थी कि इस तरह के लोगों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है अमेरिका और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए, लेकिन वो सबने मुखालफत कर दी। अगर वहाँ मुखालफत ना करते तो आज रिकॉर्ड के ऊपर ये बात होती कि इमरान खान को तो पता था कि हुसैन हक्कानी हमारे लिए काम कर रहा है और उस मीटिंग में ये आया था, लेकिन अच्छा ये हुआ कि सबने मुखालफत कर दी थी। सर आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रख दी है भारत के खिलाफ, उन्होंने वही जो आपने एक ट्वीट की थी कि भारत के बारे में मंजन बेचा जाएगा, तो वो आप कह रहे हैं कि मेरे सर की कीमत उधर ना इलेक्शन हो रहा है इंडिया में और उनको थोड़ा सा बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स थे, तो उनको अच्छा ऑक्सीजन मिल गया बिलावल के स्टेटमेंट से। और दूसरा, बिलावल को भी पाकिस्तान में थोड़ी पजीराई मिली है। ये कोई पहली दफा नहीं कहा गुजरात का बुचड़, ये लिखा हुआ है अखबारात में, किताबों में, हर जगह पे। बिलावल ने एक जुमला बोला है और उससे बीजेपी को इंडिया में फायदा हुआ और बिलावल को पाकिस्तान में फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। जाली टार्जन बनेगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं। जाली टार्जन मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां रशिया को ये कह रहा है कि हम तो उसके साथ कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, हम तो उससे कुछ खरीदने नहीं चाहते, हम उसके साथ तजारती नहीं करना चाहते। ये बिलावल का स्टेटमेंट है। अगर वो इतना दलेर है तो अमेरिका को खड़ा होकर कहे ना कि हम करना चाहते हैं तजारत, हमारे वो मफाद में है, जिसने जो करना कर लो। इसका मतलब है इंडियन ज्यादा बहादुर हैं बिलावल से, क्योंकि इंडियन ने तो साफ कहा अमेरिकन को कि भाई हम तो करना चाहते हैं तजारत, आप हमें नहीं रोक सकते, हमारे लोगों का इसमें फायदा है, हम उनसे सस्ता तेल लेंगे। लेकिन बिलावल की गिगी बंद हो गई, वहां पे ये बोले नहीं। अब अपने आप को बैलेंस करने के लिए इंडियंस के साथ तय करके इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, वहां से उन्होंने अपना एक बंदा खड़ा किया, इसके सर पे इनाम रख दो। देखिए 2 करोड़ का इनाम भाईजान, 2 करोड़ का एमपीए नहीं मिलता पाकिस्तान में। एक एमपीए जब खरीदने जाते हैं 25-30 करोड़ रुपया लग जाता है। जरदारी साहब बेहतर जानते हैं। और आजकल तो इसका रेट भी बहुत ज्यादा है एमपीए का मार्केट में, तो 2 करोड़ का तो जो है वो एमपीए नहीं मिलता और ये 2 करोड़ का चेयरमैन दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता ये। अब इस तरह की गेमों के अंदर इस तरह का मंचन ये कौम अब और नहीं खरीदेगी। अगर करना ही है तो वजीर खारजा है ना पाकिस्तान का, वजीर आजम के साथ मिलकर तय करे
और कश्मीर को आज़ादी दिलाएं, करें फिर काम। ऐसे नहीं होगा कि आप दुनिया की सैरें करते रहें, बीच में आप एक जुमला बोलें और फिर आप पेड किस्म के कंटेंट के जरिए से अपनी मशहूरी कराएं, तो ऐसा नहीं होगा, लोग अब नहीं मानेंगे।